नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे समास को। समास सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम सीखते हैं समास क्या होता है। बच्चों, आप ब्लॉक गेम तो खेलते हैं ना? बचपन में भी खूब खेला होगा। तो ये भी एक ब्लॉक्स की तरह होता है। जैसे ब्लॉक जोड़ कर एक अच्छा सा टॉय बना लेते हैं आप, और फिर उसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, देखा है ना आपने, और खेला भी होगा। उसी तरह से भी समास गेम भी है। इसमें हम क्या करते हैं? शब्दों को तोड़ते हैं और शब्दों को जोड़ते हैं। यस, याद आया आपको? अभी क्वेरी आई मेरे पास बच्चों की कि मैम, संधि में भी तो यही काम करते हैं। लेकिन बच्चों, संधि में हम वर्णों को जोड़ते हैं और समास में हम शब्दों को जोड़ते हैं। याद आया? वेरी गुड। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये संधियाँ करी थी ना हमने। लेकिन ये संधि नहीं है, ये समास है। संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है और समास में शब्दों को जोड़ा जाता है। जब जोड़कर एक शब्द बनता है ना, तो उस शब्द को हम कहते हैं समस्त पद। अब जब जोड़कर शब्द अलग अलग कर दिए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं विग्रह। उसको हम कहेंगे विग्रह। तो दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है, वो हो जाता है समास। और जब हम उसको वापस उन दो शब्दों में, जिन शब्दों से लिया था, उसमें कन्वर्ट करते थे, दो या दो से अधिक शब्द, तो उसको हम कह देते हैं विग्रह। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि अब तोड़ने और जोड़ने के नियम क्या हैं। समास करते समय शब्दों को जोड़ते हैं हम। अब जोड़ने में हमें करना क्या होगा? देखिए, जैसे कि मैं दो शब्द आपके सामने रखती हूँ। एक है ग्रामम और दूसरा शब्द है गतः। गांव को गया हुआ। हमें ये दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले शब्द से विभक्ति को हटाएंगे। पहला शब्द हमारा ये है, तो इससे विभक्ति हटाएंगे। तो विभक्ति के कारण इसमें शब्द क्या आ गया है? म के नीचे हलंत। ये हमारे पास क्या है? अक्षर आ गया है। ग्रामम शब्द में म के नीचे हलंत किससे आया है? द्वितीय विभक्ति एक वचन से। द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है? जाने के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो नियम ये कह रहा है कि हमें पहले शब्द से विभक्ति हटानी है, तो हम हटा देते हैं। तो हमारे पास शब्द बनता है ग्राम। अब अंतिम शब्द में विभक्ति को लगाना है, तो विभक्ति लगी हुई है अंतिम शब्द में, गतः लगी हुई है ना। गतः, गतः कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति एक वचन। रामः, बालकः, श्यामः, ऐसे ही गतः। तो ग्राम में अगर मैं गतः जोड़ दूं तो क्या बन गया शब्द? ग्राम गतः। अब जोड़ना है तो शिरोरेखा से ज्वाइन करेंगे ना बच्चों हम, तो बन गया। कितना आसान है ना। हमने क्या करना है? जोड़ते समय क्या करना है? पहले शब्द की विभक्ति को हटा दो और दूसरे शब्द के साथ ज्वाइन कर दो। ग्रामम में म हटा देंगे तो ग्राम शब्द ही रह गया ना। ग्राम शब्द के रूप चले हैं यहाँ पर, तो ये ग्रामम शब्द था। अब हम और अधिक समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि हमारी सीबीएसई परीक्षा में क्लास 10th में कौन कौन से समास आ रहे हैं। तो समास आ रहा है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में भी हमारे पास विभक्ति तत्पुरुष है। विभक्ति तत्पुरुष। तो अब हम इन्हीं चार समासों पर फोकस करेंगे। अब इन समासों को हम पहचानते कैसे हैं? अभी हमने कहा दो शब्द हमने ग्राम गतः एग्जाम्पल से सीखे। तो जब पहला शब्द मेन होगा ना, प्रधान होगा मीनिंग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, तो उसको हम कह देते हैं अव्ययी भाव समास। फर्स्ट वर्ड अगर इम्पोर्टेंट है तो अव्ययी भाव। और ये जो अव्ययी भाव बनता है ना बच्चों,
इसमें पहला शब्द अव्यय होता है। अब आप कहेंगे अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे बालक शब्द देखो चेंज हो जाता है ना, बाल कहा, बाल कऊ, बाल कहा, बाल कम, हो गया ना चेंज। पठ के भी चेंज हो जाते हैं, पठती, पठता, पठंती। संस्कृत में शब्द रूप होते हैं, संस्कृत में धातु रूप होती है, लेकिन बच्चों कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा रामः श्यामः च खेलतः, च लेटर है जिसका अर्थ है और। हिंदी में और हो गया, संस्कृत में च हो गया और इंग्लिश में एंड हो गया, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अव्यय शब्द अगर पहला शब्द है तो वो अव्यय भाव समास है और वो अव्यय इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए ना आप? जैसे कि हमने कहा उपकृष्णम, उप का अर्थ है समीप, कृष्णम मतलब कृष्ण के पास, कृष्णम मतलब कृष्ण और उप मतलब पास, यानी कि क्या मीनिंग क्या है? कृष्ण के पास। जब हम इन दोनों शब्दों को एक किया, उपकृष्णम बनाया, तो उप शब्द इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? कृष्ण के पास जो है उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारा पहला शब्द इम्पॉर्टेंट। अगर दूसरा शब्द इम्पॉर्टेंट है मीनिंग की दृष्टि से तो वो होगा बच्चों विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास, ये विभक्ति तत्पुरुष समास है हमारा। जैसे कि हमने कहा राजकुमार, तो राज और कुमार दो शब्द हुए ना, दूसरा शब्द क्या है? कुमार, तो यहां पर कुमार इंपॉर्टेंट है। राजकुमार आया तो राजा नहीं आया है, कुमार आया, राजा का बेटा आया है। अब कुछ समास में क्या होता है कि दोनों शब्द ही प्रधान हो जाते हैं मीनिंग की दृष्टि से। पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है तो वो अव्ययभाव समास है, दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है तो वो तत्पुरुष समास है हमारा, विभक्ति तत्पुरुष। अगर दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की ही सेम वैल्यू है, दोनों की तरफ इशारा किया जा रहा है, ड्वेल्स होता है ना जैसे दो, इसका नाम ही द्वंद्व इसलिए पड़ा, तो यहाँ पर क्या है? द्वंद्व नाम होता है। दो दो की बात होती है कि दो दो हैं, द्वौ से द्वंद्व बना है, द्वौ द्वौ च द्वंद्व, तो दो की बात हो रही, बोथ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो द्वंद्व समास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि राम और श्याम खेल रहे हैं, रामः श्यामः च खेलतः, तो यहाँ पर चाहे दो खेलें, चाहे 10 खेलें, चाहे 4 खेलें, च ही रहेगा, च के रूप नहीं चलेंगे। कभी सुने आपने च के रूप? नहीं सुने ना बच्चों। यथा, तथा, यावत, तावत, कदा, इनके कभी रूप नहीं चलते। फिर है अन्य शब्द प्रधान होता है, मतलब दो शब्द दे रखे हैं, हम दो शब्दों पर ही घूम रहे हैं ना, जब से दो शब्द दे रखे हैं समास में और दोनों शब्द ही इंपॉर्टेंट ना होकर कोई तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट हो। अब आप कहेंगे ये कैसे मैम? देखिए मैं कहती हूँ नीलकंठ, नीलकंठ, नील है नीला ब्लू और कंठ है थ्रोट यानी कि गला, मैंने कह दिया नीलकंठ, तो नीलकंठ शब्द में ना तो नीला इंपॉर्टेंट है ना कंठ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है फिर? शिव जी, लॉर्ड शिवा। तो देखो तीसरा मीनिंग गया ना उसमें। तो जहां पर थर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब जो दो शब्द हैं वो नहीं है, बल्कि वो दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो होता है वो बहुव्रीहि समास। याद रहेगा बच्चों, बहुव्रीहि, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसे होता है बहुव्रीहि। अब हम आगे देखते हैं, इन समासों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा कोई संज्ञा शब्द होता है। जैसे अभी हमने कहा था उपकृष्णम, तो उप अव्यय हो गया, कृष्ण जो है संज्ञा हो गया। संज्ञा तो समझते हैं नेम होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में संज्ञा होती है। अव्यय शब्द के अर्थ की अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होती, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली आपको समझाया था, उपकृष्ण में उप अव्यय की प्रधानता थी। कृष्ण के पास बैठा है, तो कौन बैठा है? कृष्ण के पास बैठा, तो जो कृष्ण के पास व्यक्ति बैठा है
उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। समास के दोनों शब्द मिलकर अव्यय हो जाते हैं। जब शब्दों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो हमने कहा उपकृष्णम, उपकृष्णम तो अव्यय हो गया ना, और अव्यय के रूप चलते नहीं है। और अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है, ध्यान रखिएगा, नपुंसकलिंग एक वचन। आंसर जब भी बनेगा ना वन वर्ड में, नपुंसकलिंग एक वचन बनेगा। कैसे, ये अब हम समझते हैं। नपुंसकलिंग बनाने का नियम क्या होता है? सारी मात्राओं को आप स्मॉल कर दो, ठीक है बच्चों। अब जैसे और अ है तो ये अ बन जाएगा, और जब अ बन जाएगा तो उसके साथ लग जाएगा माँ के नीचे हलंत। जैसे कि फल का बनता है फलम, तो अ अक्षर लास्ट में रहेगा ना, तो माँ के नीचे हलंत। अकारांत होता है जिनके पीछे अ स्वर बन जाता है। अब जैसे अशोक है, अशोक में भी अ है, क प्लस अ का होता है ना, वर्ण विभाजन जैसे करते हैं, अशोकम। अब है ई और ई है तो वो ई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नदी शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द है ना नदी, लेकिन जब हम इस नदी शब्द का नपुंसकलिंग बनाएंगे तो मात्रा छोटी कर देंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि मात्राएं छोटी करेंगे तो शब्द नपुंसकलिंग हो जाए। ऐसे ही अगर किसी एक शब्द में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो उसे हम छोटा ऊ ही करेंगे। तो ये सीखे हमने नपुंसकलिंग के नियम। तो बच्चों अब हमें क्या सीखना है? अव्यय, कि कौन से अव्यय हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो जैसे उप है, अनु है, प्रति है, निर है, यथा है और से है। यही अव्यय आपके पेपर में आएंगे। अव्यय का क्वेश्चन सीबीएसई में अलग होता है, लेकिन समास में जो अव्ययी भाव समास है वो प्रश्न अलग है। इन बातों को अलग अलग रखिएगा, ठीक है। तो जो अव्ययी भाव समास में, उसमें यही अव्यय आएंगे। जो उप है उसका अर्थ होता है समीप यानी कि नज़दीक। अनु के दो अर्थ होते हैं, एक तो योग्यता होता है, अनु के दो अर्थ होते हैं बच्चों, योग्य एंड पश्चात। योग्य कब होगा? जब कोई एडजेक्टिव होगा। पश्चात जब कोई नाउन होगा। अनुरूपम, रूप गुण है ना इसलिए एडजेक्टिव है। प्रति जब भी आएगा तो उसमें वर्ड रिपीट हो जाता है, वीप्सार्थ है मतलब रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, दिनम दिनम प्रति। निर है तो उसका अर्थ हो जाएगा अभाव। निर का अर्थ होता है ना होना, और अभाव का अर्थ भी क्या होता है? भू धातु का अर्थ होता है ना होना, और उसमें अगर हमने अ लगा देते हैं तो अभाव बन जाता है। भू से भाव बना ना, तो अभाव मतलब ना होना, ठीक है। यथा जब भी आएगा तब अनतिक्रम में शब्द लगेगा। अनतिक्रम में शब्द को समझिए। अति होता है ना लिमिट को क्रॉस करना, और अन हो गया उसको ऑपोजिट, यानी कि लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, यानी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। तो यथाशक्ति शब्द बना। अब है सह, जो है उसका अर्थ होता है साथ, तो ये होता है स का अर्थ होता है साथ, ठीक है। तो बच्चों ये हमने सीखा, इनका मीनिंग क्या होता है। अब हम इसको जब तोड़ते हैं ना तो विभक्तियों की जरूरत पड़ती है हमें। तो जैसे हमने लगाया कृष्ण से समीपम, तो उप के साथ हमेशा हमें कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? षष्ठी विभक्ति। अनु के साथ कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। लेकिन अनु के साथ हमें क्या देखना होगा कि अनु का अर्थ योग्य है या पश्चात है। नाउन होगा तो पश्चात होगा, जैसे कि कार के पीछे ट्रक चल रहा है, तो दोनों ही व्हीकल जो है नाउन हो गए ना। और जैसे हमने कहा अनुरूप, ये इसके अनुरूप है, तो इसमें क्या होगा? योग्य अर्थ हो जाएगा, ये इसके योग्य है। प्रति उपसर्ग जब भी होगा तब कौन से होगा आपका? वो शब्द हम क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे जो भी शब्द लगेगा। जैसे दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम शब्द है ना, तो हमने क्या करा? जो अव्यय के साथ जो शब्द लिखा है उसको 2 टाइम्स लिख दिया, दिनम दिनम प्रति। और प्रति के योग में हम कौन सी विभक्ति याद करते आए? सेकंड। वेरी गुड। उपपद विभक्ति में सीखा था ना बच्चों। उपपद विभक्ति का भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिनका मिस हो गया वो प्लीज़ देख लीजिएगा। प्रति शब्द के योग में सेकंड विभक्ति लगती है। निर जो अव्यय होता है ना,
इसके योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। निर होता है न होना, जैसे मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। अब इसमें क्या है, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन भी है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन भी। इन सब में आपने षष्ठी विभक्ति एक वचन देखी थी, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन भी है, बहुवचन भी। कब एक वचन लगाएंगे, कब बहुवचन लगाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इफ काउंटेबल, अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, जैसे कि हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5, जिनको हम गिनती कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम बहुवचन में रखेंगे, अदरवाइज हम एक वचन में रखेंगे। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये बात ध्यान में रखिएगा। काउंटेबल है तब हम क्या करेंगे, बहुवचन। काउंटेबल नहीं है तो हम करेंगे एक वचन। जैसे जल, जल का क्या बनेगा, जलस्य अभावः। जल को गिन नहीं सकते ना, एक जल दो जल थोड़ी हम गिनेंगे, तब हमने क्या करा, एक वचन। और यहाँ पर मक्खियाँ, मक्खियाँ तो बताई जा सकती ना, एक मक्खी आई थी, यहाँ पर 4-5 मक्खियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे निर्जनम, निर्जनम में क्या हो गया, मनुष्यों को काउंट किया जा सकता है, मनुष्यों को काउंट किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, जनानाम अभावः, मनुष्यों का अभाव। यथा शब्द में क्या होता है बच्चों, अनतिक्रम में शब्द लगा देते हैं। अति कहते हैं लिमिट क्रॉस करना, और अनति लिमिट क्रॉस नहीं करनी, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। सह के साथ जो सह जो होता है ना, सह और सह में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। सह का अर्थ होता है वह, और सह का अर्थ होता है साथ, और स जो होता है इसका अर्थ भी होता है साथ। तो स और सह में फ़र्क होता है। अब ये देखिए, इनका आंसर हमने क्या सीखा था, नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। तो देखिए, नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन। अब ये जो यथाशक्ति शब्द है, इसमें म के नीचे हलंत क्यों नहीं आया, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप नपुंसकलिंग शब्द रूपों को देखेंगे बच्चों, तो जब अकारांत होते हैं ना, तभी म के नीचे हलंत आता है। जैसे फल का फलम, पुष्प का पुष्पम, पत्र का पत्रम, चित्र का चित्रम। लेकिन नपुंसकलिंग कोई सा भी शब्द आप उठा लीजिए, किसी भी मात्रा का, बेशक आप हलंत शब्द को उठा लीजिए, तो वो एज इट इज लग जाते हैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक वचन में। तो आपने म के नीचे हलंत कब लगाना है, अगर अस्वर है तो, अदरवाइज आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। इसीलिए यथाशक्ति को एज इट इज छोड़ दिया गया है। शक्तिम करोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। शक्ति इज राइट, शक्तिम इज रॉन्ग, बिकॉज शक्ति शब्द जब हमने एज इट इज रख दिया तो वो नपुंसकलिंग हो गया, और शक्तिम कर दिया तो गलत हो गया। जो भी नपुंसकलिंग शब्द हैं, उनका अगर हम प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन चलाते हैं, तो अगर उनमें अस्वर नहीं है तो वो एज इट इज ही मिल जाएंगे आपको शब्द रूप की टेबल में। अब द्वंद्व समास हम करते हैं। द्वंद्व समास बहुत ही आसान समास है, डुअल सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मणौ, राम सीते, राम सीता, सीता रामौ, सीता राम। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक शब्द हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है इसमें, तब बनता है हमारा द्वंद्व समास। यहां पर जो स्लाइड में बने हैं, दो शब्द बने हुए हैं, राम लक्ष्मण, राम सीता, सीता राम। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि अंतिम पद का लिंग ही एक्सेप्ट होगा। जैसे राम लक्ष्मण, ये दोनों पुल्लिंग है, राम लक्ष्मणौ कर दिया हमने। राम रामः सीता च, तो राम सीते हो गया। सीता च रामः च सीता रामौ, या सीता स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग आया है।
एक बात और है, यहाँ पर रामः च आना चाहिए, रामः च सीता च। इसका नियम क्या है, शब्द को जब हम जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो दो या दो से अधिक जितने भी शब्द हैं, अगर दो हैं तो द्विवचन कर दो और दो से अधिक हैं तो बहुवचन कर दो। ये तो हो गया जोड़ने का नियम। तोड़ने का नियम क्या है कि हर शब्द को उठाओ और उसके साथ च च का प्रयोग करते जाओ। जैसे इसमें राम लक्ष्मण है तो राम को लिया हमने तो रामः हो गया, फिर लक्ष्मण का उठाया तो लक्ष्मणः, फिर च। समझ गए? प्रथमा विभक्ति में उसको डाल दीजिएगा, उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। राम लक्ष्मणों कहे राम लक्ष्मणों, तो किसने कहा राम लक्ष्मणों का मतलब क्या है, तो मतलब क्या है राम और लक्ष्मण। समास मतलब इन शॉर्ट बोल दिया, संक्षेप में कह दिया, सूत्र शैली जिसको कहते हैं। और विग्रह एक्सप्लेन कर दिया, उसको अच्छे से समझा दिया गया। तो बच्चों अब हम करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है, इसमें जो सेकंड वर्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। दो शब्दों में से पहले शब्द की विभक्ति हट जाती है, अर्थ की दृष्टि से दूसरा शब्द महत्वपूर्ण होता है। जैसे नगरम गतः, तो क्या हो गया नगर गतः, इसमें पहले शब्द की विभक्ति थी, हमने यहाँ हटा दी है, और गतः शब्द एज इट इज हमने यहाँ पर फीड कर दिया है। विभक्ति के आधार पर भेद होते हैं इसकी। अब ये जो तत्पुरुष समास होता है ना, ये विभक्ति तत्पुरुष आपके सिलेबस में है और विभक्तियों के आधार पर ही इनके नाम हैं। तो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इनके नाम हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इस तरह से इसके भेद होते हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष समास के लिए जो शब्द दिए गए हैं आपके सिलेबस में, श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन, गामी, बुभुक्षु। ये जो बुभुक्षु शब्द है ये आपके लिए नया शब्द है और इसका अर्थ है, ये देख रहे हैं ना क्या कर रहा है, ये खा रहा है ना पॉपकॉर्न। तो बुभुक्षु शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है खाने का इच्छुक और एक होता है भूखा। तो खाने का इच्छुक भूखा ही व्यक्ति होगा, है ना बच्चों। जिसका पेट भरा हुआ क्यों खाने की इच्छा करेगा वो, तो इसको तो भूख लगी है, इसको तो पॉपकॉर्न खाने हैं। इन शब्दों के योग में हम सेकंड विभक्ति लगाएंगे। जैसे उपपद विभक्ति में शब्द होते थे ना कि अगर ये शब्द है तो हम सेकंड विभक्ति लगाएंगे, तो इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के तत्पुरुष के शब्द हैं श्रित। श्रित का मतलब होता है सहारा लेना, पकड़ लेना, ठीक है। जैसे कि हम चल रहे हैं, चलते चलते अगर हम थोड़ा सा कहीं गिरने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी टेबल का, किसी चेयर का, वॉल का सहारा ले लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो कर्ता ने कर्म को में सेकंड विभक्ति आई ना, तो श्रित में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, सेकंड। तो जैसे हमने कहा कृष्णम, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रित वर्ड हो गया कृष्ण श्रितम। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, कृष्णम श्रितः। मजे की बात क्या है बच्चों, सेकंड विभक्ति एक वचन में हमेशा म के नीचे हलंत आता है। तो आप म के नीचे हलंत जो है उसको ध्यान रखिएगा। कोई सा भी शब्द उठा लीजिए आप, बालक का बालकम, बालिका का बालिकाम, मति का मतिम, मुनि का मुनिम, नदी का नदीम, साधु का साधुम, गुरु का गुरुम। सेकंड विभक्ति एक वचन क्या दे रहा है, म के नीचे हलंत, इसीलिए हमने यहाँ भी म के नीचे हलंत लगा दी। अतीत, अतीत का अर्थ यहाँ पर हिस्ट्री नहीं है, अतीत मतलब जिसको क्रॉस कर दिया गया है, क्रॉस कर दिया जिसको। तो कर्ता ने कर्म को, जहां भी को है वहां सेकंड विभक्ति लगाते हैं कि नहीं लगाते। उपपद विभक्तियां का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने विभक्ति समझाई है, विभक्तियां आपको समास में भी काम आएंगी। तो बच्चों पतित, पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ। गत गया, प्राप्त पहुंचना, आपन पहुंचना।
अब जिस प्लेस में हम जा रहे हैं, जिस प्लेस में हम पहुंच रहे हैं, तो जाने के योग में कौन सी विभक्ति थी? सेकंड। यही पढ़ी थी ना हमने। अब ऐसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? टॉक टू, गो टू, आस्क टू। TO2 क्या होता है? सेकंड विभक्ति संस्कृत में। ये मैंने उपपद विभक्ति में बहुत अच्छे से बहुत सारे नियम सिखाए, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो गत, प्राप्त, आपन, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हम सेकंड विभक्ति लगाएंगे, यानी कि म के नीचे हलंत। गामी भी है जाने वाला, जैसे ग्राम गामी, गांव को जाने वाला, वहाँ भी हम सेकंड लगाते हैं। बुभुक्षु, किसी चीज़ को खाने का इच्छुक, जैसे बर्गर बुभुक्षु तो बर्गरम बुभुक्षु, केक बुभुक्षु, केकम बुभुक्षु। ठीक है, जो भी शब्द इसमें आ रहा है, बुभुक्षु का अर्थ है खाने का इच्छुक। देख रहे हैं ना, ये खाने का इच्छुक है, खा रहा है। अब आते हैं हम तृतीया विभक्ति पर। तो तृतीया विभक्ति के लिए जो शब्द दे रखे हैं वो सामने है आपके पास। पूर्व, सदृश, सम, ऊन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र। अगर ये शब्द आते हैं तब आपको लगानी पड़ेगी तृतीया विभक्ति। पूर्व का अर्थ होता है पहले, तो ये बता जा रहा है ना, इससे पहले, से के द्वारा क्या है? तृतीया। तो उस से पहचान हो रही है कि इससे, से दो जगह आता है ना, एक तृतीया में एक पंचमी में। अगर पंचमी में तो उसको अलग कर देंगे तो पहचानेंगे कैसे? पहचाने में तृतीया होती है ना। तो बताया जा रहा है, पहचान कराई जा रही है कि एक मास पहले, यार कब मिले थे आप? यार 1 महीने पहले उससे मिला था, मास पूर्व। सदृश, सम, ये तो उपपद विभक्ति में भी सीखा था हमने बच्चों कि इसमें थर्ड विभक्ति लगती है। ऊन, ऊन शब्द का अर्थ होता है कम। तो ये मैंने समय की जो वीडियो बनाई है बच्चों, उसमें आपको अच्छे से समझाया था। ऊन का अर्थ होता है कम होना। हमने समय पे पढ़ा था ना, पादोन। पादोन का अर्थ क्या होता है? राइट। क्या है आंसर हमारे पास? 1/4 पोर्शन कम होना। 60 मिनट्स का साइकिल होता है ना, उसका 1/4 पोर्शन कम हो गया तो पादोन हो गया। पाद का मतलब क्या था समय की वीडियो में? 1/4 पोर्शन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऊन का अर्थ है कम। अर्थ का अर्थ होता है यहाँ पर पैसा। अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक तो वर्ड मीनिंग भी होते हैं, शब्दार्थ आते हैं ना आपके पेपर में, और एक अर्थ के लिए भी होता है, फॉर, कि इसके लिए, और एक अर्थ का मतलब है पैसा। तो यहाँ पर इसका अर्थ है पैसा, मनी। कलह का अर्थ होता है झगड़ा। निपुण का अर्थ होता है एक्सपर्ट। ठीक है, ये हमने उपपद विभक्ति में भी शब्द सीखे थे कि निपुण के योग में सप्तमी आती है। मिश्र होता है मिक्स। अब किसी से किसी चीज़ को मिक्स किया जाएगा, है ना, तो उसके द्वारा मिक्सिंग हो रही है ना। जैसे चाय में चीनी मिक्स हो रही है, तो चीनी के द्वारा टेस्ट बनाया जा रहा है ना, मीठी की जा रही है चाय, तो से के द्वारा कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। मुझे मैंने उपपद विभक्ति में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था और आज भी कर रही हूँ कि अगर आपने विभक्तियों को अच्छे से पहचान लिया तो उपपद विभक्ति हो या समास की विभक्तियाँ हो, कभी आपको दिक्कत नहीं करेंगी। तो प्लीज़ वो उपपद विभक्ति का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब जैसे मासेन पूर्व, हमने क्या करा? जब हमने समस्त पद लिया तो उसका विग्रह क्या किया? पहले शब्द में विभक्ति लगा दी, मासेन कर दिया, और दूसरे शब्द का पूर्व हो गया। जब हमने इसको जोड़ा तो हमने क्या करा? पहले शब्द से विभक्ति हटा दी तो मास हो गया, और यहाँ पूर्व हो गया। ऐसी है पित्रा सदृशः, पिता के जैसा। तो ये जो त्रि का त्रा बना है ना बच्चों, ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। पिता के जैसा, सदृश सम में तृतीया विभक्ति होती है। तो जब हम इसको मूल शब्द करेंगे तो क्या बनेगा? पितृ शब्द होता है, मातृ पितृ ऋकारांत शब्द है ना, तो हम मूल शब्द जो मेन शब्द होता है उसको ले आते हैं। जब विभक्ति हटाएंगे तो वो मेन शब्द रह जाएगा, जिसे फलस्य शब्द होता है। तो अगर हम इसको मेन शब्द लगाएंगे तो क्या बनेगा? फल शब्द। ऐसे ही पित्रा का मेन शब्द क्या हो गया? पितृ शब्द। सदृश को हमने एज इट इज, जैसे पितृ का पिता है तो भ्रातृ का भ्रात्रा, यहाँ पर भ्रातृ समः, भाई के समान। तो सम में हमने लगाई तृतीया तो बन गया भ्रात्रा सम। ज्ञानेन हीनः, तो हमने जब ज्वाइन करा तो
ये एन जो था ये हटा दिया यहाँ से, तो क्या रह गया? ज्ञान, ज्ञान से हीन। अब ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वाचा कलह, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। कभी वर्ड मीनिंग में आ जाता है तो कभी बच्चों समास में आ जाता है। वाक शब्द होता है, मीन शब्द होता है वाक, और वाक शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन जो होती है उसमें बनता है हमारे पास वाचा। वाचा का अर्थ होता है वाणी से, वाणी से झगड़ा। कलह का अर्थ है झगड़ा। अब जिस चीज से झगड़ा हो रहा है उसी के द्वारा तो झगड़ा हो रहा है। किसी ने किसी को दो बैड वर्ड बोल दिए तो हो गई लड़ाई शुरू भाई। आचार्य निपुणः, आचार से निपुण। आचार यहाँ अचार नहीं है, पिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आचार मतलब व्यवहार, तो व्यवहार से निपुण है वो। तो व्यवहार तो बेटा जब तक दिखता रहेगा तभी तो व्यवहार में एक्सपर्ट कहेंगे। वो तो ऐसी चीज़ है व्यवहार तो कि वो तो ऑलराउंड पर्सनैलिटी है, हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा व्यवहार। गुडेन मिश्रा, गुड़ से मिश्रित यानी कि गुड़ से मिला हुआ। तो ये है तृतीय विभक्ति के शब्द। अब आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति के शब्दों पर। अर्थ है, बलि है, हित है और सुख है। अर्थ यहाँ पर जो है इसका अर्थ है के लिए। पहले जो हमने तृतीय विभक्ति में अर्थ देखा था उसका अर्थ था पैसा। अब कैसे आप डिफरेंस शो करोगे अगर एग्जाम में आ जाता है अर्थ शब्द, तो आप कैसे पहचानोगे बच्चों कि ये तृतीय विभक्ति का शब्द है या चतुर्थी का शब्द है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर वो लिविंग है तो है चतुर्थी में, नॉन लिविंग है तो किस में जाएगा? तृतीया में। अगर उसका अर्थ पैसा है तो वो जा रहा है तृतीया में, उसका अर्थ है के लिए तो वो जा रहा है चतुर्थी में। और चतुर्थी का अर्थ ही होता है के लिए, और पोजीशन भी उसकी फोर्थ पोजीशन है, FOR फॉर, इसका अर्थ भी होता है के लिए। ध्यान रहेगा ना बच्चों? तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उन शब्दों किसके लिए यूज हो रहे हैं? के लिए। जैसे अर्थ के लिए, बलि, बलि जिसके लिए दी जा रही है, हित जिसके लिए भलाई की जा रही है, सुख जिसके लिए सुख सुविधाएं, तो भूताय बलि। देखते हो ना कई बार मूवीज में, नाटकों में, कहानी में कि किसी पर कोई भूत चढ़ गया, भूत के लिए बलि दी जा रही है। गवे हितम, गवे हितम, गो का गवे बना है बच्चों, गो शब्द है और उसका गवे बनता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, गो हितम। तो मेन शब्द हो गया गो और फिर हमने हितम लगा दिया। पहला शब्द क्या है, हमने गो क्यों लिखा? क्योंकि गो मेन शब्द है, गो का अर्थ होता है गाय, और इसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनता है गवी। पितृ शब्द जो होता है इसका चतुर्थी बनता है पितृ। तो इस शब्दों में हमने चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाई है। अर्थ शब्द दो जगह हमने पढ़ा, तृतीया में भी चतुर्थी में, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है बच्चों। अगर उसका अर्थ पैसा है, अगर वो नॉन लिविंग के लिए यूज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारा तृतीया विभक्ति में जाएगा। अगर उसका अर्थ के लिए है, अगर वो लिविंग पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो उसके लिए क्या हमारे पास हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। के लिए तो चतुर्थी में ही आएगा ना बच्चों। और जैसे फसल को बेचकर किसान जो है पैसा कमा रहा है, तो किसी चीज़ से पैसा कमाए, उस चीज़ को बेचा जा रहा है, उससे पैसा, जिस चीज़ को सेल किया जा सकता है उससे पैसा कमाया जाता है, तो उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। ठीक है बच्चों? अब है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी विभक्ति जो होती है बच्चों, उसका अर्थ क्या होता है आप अच्छे से समझते हैं। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? पंचमी विभक्ति अलग होने के सेंस में आती है। अब अलग होने के लिए क्या होता है? शब्द अलग हो जाता है तो कैसे हो जाता है? मुक्त। मुक्त मतलब आजाद होना। जैसे चिंताओं से आजाद हो गया, गुलामी से भारत आजाद हो गया, उससे अलग हो गया। और अलग होने में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अब है भय शब्द, डर, और भीत का भी होता है डर। ये हमने उपपद विभक्ति में भी आपको सिखाए थे शब्द, और उपपद विभक्ति में तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत अच्छे ढंग से समझाए थे।
इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर उपपद विभक्ति का वीडियो मिस किया है तो उसे देख लीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पतित शब्द है ये मैंने आपको सेकंड में भी कराया, सेकंड विभक्ति में भी, और पतित शब्द मैंने आपको यहाँ पंचमी में भी करवा रही हूँ, द्वितीया में भी है और पंचमी में भी है। अब कब आपको पता चलेगा द्वितीया लगानी है, कब पता चलेगा पंचमी लगानी है? अगर वो चीज़ देखिए, आप ध्यान से देखिए कि पेड़ से फल गिरा और कुएं में गिर गया। वृक्षात पेड़ से, फलम कूपम पतितम। यहां देखिए, यहां पर है सेकंड विभक्ति और यहां पर है पंचमी विभक्ति। देख रहे ना क्यों? क्योंकि पेड़ से वस्तु अलग हो गई, पेड़ से फल अलग हो गया, तो अलग होने में कौन सी हो गई? पंचमी। अपादान से अलग पंचमी होता है ना। और कूपम पतितम, कुएं में गिर गया, तो कुएं से तो अलग होएगी नहीं, हुआ ही नहीं ना वो। तो उसकी यात्रा कहाँ से? जाने के योग में सेकंड होती है। तो फल की यात्रा कहाँ से शुरू हुई बच्चों? पेड़ से कुएं तक, कुएं में पहुंच गया। तो जाने के योग में, पहुंचने के योग में हमने कौन से समास में कौन सा शब्द पढ़ा? द्वितीय तत्पुरुष में पढ़ा था। तो अब समझ में आया सबको कि पतित शब्द कब सेकंड में आएगा, पतित शब्द कब पंचमी में आएगा। अब हम करते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति तो बच्चों बहुत आसान है, कभी आपको तंग नहीं करती है, संबंधवाची होती है। षष्ठी संबंध, राजपुत्र राज्ञा पुत्र। अब ये जो राजपुत्र राज्ञा पुत्र ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें राज का राज्ञा बना है और ये हलंत शब्द रूप है। अब बच्चे लिख देते हैं राजस से, तो वो गलत हो जाता है। तो राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है राज्ञः, तो राजपुत्र इसका बनता है राजकुमार, तो राज्ञः कुमार। अब गंगा जलम तो आसान है, गंगाया जलम ही लिखोगे आप, गंगा का पानी, लता का लताया, गंगा का गंगाया। देव भाषा, देवानाम भाषा। पशु नाम पति, पशुपति, पशुओं का मालिक। अब जो सप्तमी तत्पुरुष समास है बच्चों, इसके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रवीण, निपुण, दक्ष, कुशल, सिद्ध। इन सब का एक ही अर्थ है, वो अर्थ है एक्सपर्ट। कोई भी किसी काम को करने में एक्सपर्ट है तो उसमें हमारे पास आ जाती है सप्तमी विभक्ति। में पेपर हमने विभक्ति चार्ट में भी आपको सिखाया था कि सप्तमी विभक्ति लगती है, सिखाया था ना बच्चों कि सप्तमी विभक्ति कहाँ लगानी चाहिए। तो व्याकरणी पटु, व्याकरण में एक्सपर्ट है, ग्रामर में बहुत बच्चा, एक बच्चा एक्सपर्ट है। कलायाम कुशल, कला में कुशल है, तो में पेपर भी सप्तमी आएगी। ठीक है, तो कला में कुशल हो गया। अब ये सारे शब्दों में से आपने एक शब्द नोट करा होगा, निपुण। ये जो निपुण शब्द है ये हमने तृतीया में भी पढ़ा है और हम इसे सप्तमी में भी पढ़ रहे हैं। तृतीया में भी है और सप्तमी में भी है। आप कैसे पहचानोगे कि हमें तृतीया लगानी है? आप कैसे पहचानोगे कि हमें सप्तमी लगानी है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर बिहेवियर की बात हो रही है तब तो आप तृतीया लगाओगे, व्यवहार की बात हो रही है तभी तृतीया लगेगी। और अगर किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी सब्जेक्ट में या किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में कोई एक्सपर्ट हो रहा है, किसी विषय में, सब्जेक्ट कहते हैं ना विषय को, जैसे व्याकरण हो गया, फील्ड हो गया कि वो आर्ट की फील्ड में है,
स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं, क्षेत्र में, फील्ड मतलब क्षेत्र में, ठीक है, तब तो हम लगाएंगे सप्तमी। इसका रीज़न क्या है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। ग्रामर में नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन सबका एक ही लॉजिक होता है, इसलिए मैंने कहा उपपद विभक्ति जरूर देखिए, मैंने बहुत सारे टिप्स बताए उसमें। तो बच्चों ऐसा होता है, जो आपका बिहेवियर होता है ना, वो हमेशा आपसे जुड़ा रहता है, लेकिन आप किसी सब्जेक्ट की डिग्री साथ लेके नहीं घूमते हो। कोई बहुत अच्छा डांसर है तो वो हर जगह डांस करता नहीं रहेगा, जब उसको विद रिस्पेक्ट स्टेज पर बुलाया जाएगा तब वो अपने डांस की कला, अपने नृत्य कला आपको दिखाएंगे। कोई फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो जब उनसे फिजिक्स का कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर देंगे, ना कि हमेशा वो फिजिक्स के ही गुण गाएंगे। लेकिन जिसका व्यवहार अच्छा है ना, तो वो व्यवहार हमेशा दिखाएगा। जैसे पोलाइट नेचर है, तो जब भी उस पर्सन को आप देखोगे तो वो आपको पोलाइट ही नजर आएगा। सत्य बोलने का नेचर है तो वो हमेशा सत्य ही बोलेगा। तो और किसी को क्या है कि हमेशा बैड वर्ड बोलने की आदत है, तो उसका बैड वर्ड का लेवल साथ में ही घूमेगा। तो जो व्यवहार है ना, उसके द्वारा उसकी पहचान होती है। व्यवहार हमेशा हमारे साथ रहता है। तो बच्चों, संस्कृत भाषा हमें संस्कार देती है, संस्कार देती है। हमें हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। हम कुछ बने या ना बने लाइफ में, हमें एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, एक अच्छा मनुष्य जरूर बनना चाहिए। मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है। से शब्द मैं बार बार बोल रही हूँ, और से के द्वारा में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अगर कहते हैं डांस में एक्सपर्ट है, तो में पे पर कौन सी हो गई? सप्तमी। मैथ्स में एक्सपर्ट हैं, तो मैथ्स में सप्तमी आ गई। संस्कृत में एक्सपर्ट हैं, तो संस्कृत में पे पर सप्तमी होगी ना बच्चों। सब्जेक्ट में, फील्ड में, डांस में, स्पोर्ट्स में, साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, तो में पे पर सप्तमी आई ना। तो अब कभी मत भूलना बच्चों इस बात को। अब हम करते हैं आगे बहुव्रीहि समास। ये समास बहुत ही अच्छा समास भी है और मुश्किल भी कहते हैं इसको, लेकिन एक बार अगर आप समझ लोगे ना तो बहुत ही ईजी है। हम कहते हैं दो शब्द इंपॉर्टेंट, हमारी नज़र यही जा रही है कि ये पहला शब्द इंपॉर्टेंट है, दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब तक हम यही घूमते घूमते करते आए, लेकिन एक पहला समास ऐसा है जो कहता है ना तो फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट ना सेकंड वर्ड इंपॉर्टेंट, फिर क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द को ही इंपॉर्टेंट बना देते हैं। जैसे कि हम और आप दोनों मिलकर किसको इंपॉर्टेंट कर रहे हैं? वेरी गुड, हम सब मिलकर अपने परीक्षा परिणाम को अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा परीक्षा परिणाम भी अच्छा बनेगा। तो जो बहुव्रीहि समास होता है ना, उसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट ना होकर अनदर वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा पीतांबर, पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो कोई भी येलो और कपड़ा लेकर रख दिया जाए तो पीतांबर उसका अर्थ नहीं होगा बच्चों, उसका अर्थ क्या होगा? विष्णु भगवान। तो इसमें हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो विष्णु का एडजेक्टिव बन गए पीले वस्त्रों वाले, विष्णु भगवान। इसमें सारे गॉड नेम आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, शुक्लम अंबरम यस्याः सः, सफ़ेद हैं वस्त्र जिसके। किसके सफ़ेद? यस्याः, स्त्रीलिंग हो गया ना, तो गॉडेस सरस्वती। तो जो गॉडेस सरस्वती हैं उनके लिए ये विशेषण आया शुक्लांबरम। लंबम उदरम यस्य सहा, किसका पेट बड़ा है? उदरम मतलब पेट, गणेश का। तो लॉर्ड गणेशा है इनका। अब है महान आत्मा यस्य सहा, महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। तो ये हो गए कौन? महात्मा, यानी महात्मा। जैसे
महात्मा जिस व्यक्ति की आत्मा महान है, तो और व्यक्तियों से उस व्यक्ति को अलग कर दिया गया। अब इसमें आप आत्मा शब्द को ध्यान में रखिएगा। हमने महान शब्द यूज करा है। देखिए, महान होता है पुल्लिंग और महती होता है स्त्रीलिंग। आपने सोचा होगा कि मैम ने महती आत्मा क्यों नहीं कहा, महान आत्मा क्यों कहा है? बच्चों, आत्मा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा में पुल्लिंग है। आत्मा शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। आत्मा शब्द पुल्लिंग होता है, ध्यान रखिएगा। तो महान आत्मा, आत्मा ही परमात्मा कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा शब्द क्या होता है बच्चों, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? दैट्स गुड, पुल्लिंग। तो आत्मा क्या हुआ, पुल्लिंग। हिंदी भाषा के पेपर में आप इसको स्त्रीलिंग लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में ये पुल्लिंग है। जैसे हम कहते हैं पवन, पवन शब्द आप हिंदी में लिखते हैं पवन बह रही है, पवन चल रही है, लेकिन जब हम संस्कृत भाषा में आते हैं तो हम क्या कहते हैं, संस्कृत एकदम प्योर साइंटिफिकली एकदम शुद्ध भाषा है। पवन किसके पिताजी है, ध्यान रखिए, हनुमान जी के। पवन पुत्र हनुमान सुना है ना, तो पवन को आप कैसे स्त्रीलिंग कर सकते हो बच्चे? ठीक है, तो संस्कृत भाषा में पवन शब्द पुल्लिंग है, संस्कृत भाषा में आत्मा शब्द पुल्लिंग है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपने सब जगह यस्यः, यस्य, यस्य पढ़ा, तो इसे आप ये मत समझ लेना कि ये समास षष्ठी विभक्ति ही आएगी इसमें। ये समास ऐसा है बच्चों, इसमें सारी विभक्तियां आती हैं, समझ गए ना? अब कैसे सारी विभक्तियां आएंगी उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने कहा दत्त, धनः, जनः। ये दत्त धनः शब्द जो है, दत्त मतलब दे दिया गया है, और धन मतलब पैसा, और जन मतलब मनुष्य। तो ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य का विशेषण बन गया है दत्त धनः। दोनों शब्द मिलकर तीसरे पर्सन का, यानी एक मनुष्य विशेष का। आप जा रहे हैं कहीं पिकनिक पर स्कूल की तरफ से, और किसी बच्चे से कह दिया गया कि पैसे कलेक्ट करके अपने क्लास टीचर को दे देना। तो बच्चों, ये मैं जस्ट एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ, कभी सच में मत कहना कि हम पिकनिक जा रहे हैं, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, ठीक है? तो देने के योग में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। ये भी मैंने उपपद विभक्ति में सिखाया है, मैंने कहा है ना उपपद विभक्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो जिसको वस्तु दी जाती है ना, उसमें चतुर्थी लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दत्तम धनम यस्मै सह। ये हो गया विभक्ति, इसमें बहुव्रीहि समास में चतुर्थी विभक्ति का एग्जाम्पल। ध्यान दिया आपने, हमने सह क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जनः लिखा है। दे दिया गया है धन जिसको, वह व्यक्ति। आप कहेंगे को, तो को जो है कर्म का साइन, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल क्या है उसकी पोजीशन, एक्चुअल उसकी पोजीशन संप्रदान की है, क्योंकि उसके लिए धन दिया जा रहा है। दत्तम धनम यस्मै सह। अब जैसे हमने कहा पतित, पर्णः, वृक्षः। तो इसमें क्या हुआ देखा बच्चों आपने, पतित और पर्ण दोनों मिलकर वृक्ष की विशेषता बता रहे हैं। एक बाग है, एक उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जिसमें पत्ते ही नहीं हैं। तो पतित पर्णः, तो पतित के मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं, तभी तो वो अलग हो गए ना, पतित पर्णः। तो अलग होने में हम कौन सी विभक्ति करते हैं, वेरी गुड, पंचमी।
तो हमने क्या करना है, पतितानि, क्योंकि एक पत्ता थोड़ी अलग होगा। अगर पेड़ से एक पत्ता अलग कर दिया तो बाकी पत्ते तो उसको ब्यूटी को ख़राब थोड़ी करेंगे, सारे पत्ते हट जाएंगे, तभी तो हम कहेंगे कि पेड़ एकदम ख़राब हो गया, इसमें से पत्ते ही चले गए सारे। तो पतितानि पर्णानि यस्मात्, जिससे, जिससे अलग हो गए हैं, सह मतलब वह, जिस पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं। अब जैसे है अधीत व्याकरणः, जनः, तो ये कौन से मनुष्य की विशेषता है, जिसके द्वारा व्याकरण पढ़ ली गई है। तो अधीतम व्याकरणम येन सह। तो बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो मेरा आपको? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों, मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, अगर आपको इनकी नोटिफिकेशन चाहिए टाइम टू टाइम तो प्लीज़ बेल बटन को भी उनको दबाने से मेरे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी।